डॉक्टर अमृता जी, आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन, हमारे शोध छात्र और विद्यार्थी, आज हम कुछ हरीनेस पर हैं, जल्दबाजी में हैं, क्योंकि अमृता जी को ये अंदाज़ा था कि शायद कार्यक्रम 10 बजे परीक्षाएं छूटेंगी, 11 बजे से होगा। एक जल्दबाजी। दूसरी ये कि कल माननीय कुलपति महोदया ने एक अर्जेंट मीटिंग 11 बजे से रखी, जो फैकल्टी मीटिंग है, और उसमें हमारी अध्यक्ष महोदया का ये अनुरोध था कि 11:15 बजे उस समय के लिए मैं जाऊंगी उस मीटिंग में और बाद में आकर के मैं आपको ज्वाइन करूँगी। तो ये कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो अंक आपके सामने हैं, तो सबसे पहले तो मैं मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित अतिथि, इस पत्रिका के संपादक और बुद्ध के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए बार बार हमारे बीच आने वाले और बुद्ध की याद दिलाने वाले प्रोफेसर सदानंद शाही जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने बड़े भाई, अग्रज इतिहासकार, साहित्यकार प्रोफेसर हिरम चतुर्वेदी जी का, जिन पर अभी 27 तारीख पर हम सुल्तान रजिया पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत और एक ऐसे किरदार के बारे में जान रहे थे जो सिर्फ इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, और उसको किस तरह से गल्प में मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हिंदी पट्टी के बीच अक्क महादेवी और आंडाल को उद्घाटित करने वाले, जब मैं हिंदी पट्टी कह रहा हूँ तो लगभग 10 प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उसमें एक अलग दृष्टि से, अलग तरीके से अक्क महादेवी और आंडाल को सामने ले आना, ये हम हिंदी भाषी लोगों के प्रति बड़ा उपकार है डॉक्टर सुभाष राय जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लालसा यादव जी, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि उनके कार्यकाल का मेरा ये 11वां कार्यक्रम, और इसलिए याद दिलाता हूँ कि उनकी स्मृति में ये चीज़ें स्थायी हो जाए। तो वो आज हमारे बीच में हैं और सहर्ष रूप से इस तरह के कार्यक्रमों में उपस्थित रहती हैं, उत्साह बढ़ाती हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अमृता जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, उनका बहुत स्वागत है। हमारे बीच में बनारस से 2 साथी आए हैं, शैलेंद्र जी और सिंह साहब, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे विभाग के जो साथी हैं उनका स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि विजय देव नारायण शाही का जन्म शताब्दी वर्ष 2024 था, और 2024 में एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर, जिसमें हिरम जी मौजूद थे और शाही जी की बेटी सुष्मिता जी मौजूद थी, और ये कार्यक्रम टोपा बिल्डिंग में कुलपति महोदया की उपस्थिति में हुआ था और उनको याद किया गया और बहुत सारी बातें उस संदर्भ में हुई थी। मगर आज ये बातचीत इसलिए खास है कि साखी का अंक 41-42 जो संयुक्त रूप से है वो आपके सामने है, और ये अंक पहले आना था, मगर इस अंक के आने के विलंब का कारण ये रहा कि योगेश्वर जी जो इसके अतिथि संपादक हैं, वो इस बीच बीमार हुए और लगभग 2-3 बार उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और इसी बीच वो इस काम को करते भी रहे। ये अंक और पहले आता, मगर जो आया वो बहुत दुरुस्त आया, और मैं समझता हूँ अभी तक विजय देव नारायण साहित्य पर इस तरह का अंक नहीं आया। आ पाएगा या नहीं आ पाएगा आगे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा अंक अभी तक नहीं आया। उनकी इस दुनिया से जाने के बाद बहुत सारे अंक आए, लिखा गया, मगर एक संपूर्णता में जो अंक आया है वो अभी तक नहीं आया। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद साहित्य संस्थान का उपक्रम है, पत्रिका है, त्रैमासिक है, अनवरत है, और इसने बहुत महत्वपूर्ण अंक निकाले।
इसके संस्थापक केदार जी रहे हैं, केदारनाथ सिंह जो मेरे गुरु थे, हम सबके गुरु थे, वो संस्थापक इसके थे। और इस समय इसका संपादन का दायित्व तो आदरणीय प्रोफेसर सदानंद शाही जी देख रहे हैं। ये लगभग 500 पृष्ठ का अंक है और इस अंक में खुशी की बात ये है कि जो इलाहाबाद से 2 लेख हैं वो दोनों लोग मौजूद हैं। हिरम जी का लेख है, शानदार लेख है, शाही जी और परिमल को लेकर के, और परिमल की चर्चा शाही जी के बगैर और शाही जी की चर्चा परिमल के बगैर नहीं हो सकती। ये दोनों एक तरह से एक समय इलाहाबाद में पर्याय रहे गुणायुज। ये अंक 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो हिस्सा है वो उन लेखों का है जिन लेखों को नए सिरे से या पहली बार लिखा है लोगों ने। उसमें बड़ी संख्या, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, वो नाम मैं लूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा, मगर इसमें 2 लेख, एक हिरम जी का और एक शिव कुमार यादव जी का लेख इसमें मौजूद है जो इलाहाबाद से। इसके अलावा एक खंड इसमें मूल्यांकन 1 में सारे नए लेख हैं, मूल्यांकन 2 में वो लेख हैं जो पहले लिखे गए हैं मगर बहुत महत्वपूर्ण हैं। शाही जी की कविता आलोचना और उनके एक्टिविस्ट जो ग्रुप है उसको समझने के लिए मूल्यांकन 2 उसका हिस्सा। इसमें 4 इंटरव्यू दिए हुए हैं और चारों इंटरव्यू से आप समझेंगे कि जो बातचीत करते हैं शाही जी अनेक मुद्दों पर, वो मुद्दे संगठन के हों, लेखक संगठन के हों, मजदूर कामगार यूनियन के हों, साहित्य या आलोचना की पैसे हो, उसमें बहुत खुलकर बातचीत करते हैं। इसके अलावा एक साक्षात्कार उसमें ये भी है कि शाही हमारे पिता, और इसमें सिद्धार्थ और सुस्मिता उनके बेटे और बेटी की बहुत दिलचस्प बातचीत है। यानी उनके व्यक्तित्व की निर्मित कैसे हुई, बनावट कैसे हुई, और वो लगातार अपनी बातचीत में इस बात को खोलते हैं। और एक बहुत दिलचस्प इंटरव्यू उसको मैंने पढ़ा है, जिसको पढ़ा जाना चाहिए, और वो लंबा इंटरव्यू है, उसका सिर्फ एक हिस्सा गोपेश्वर जी ने उसमें दिया हुआ है, बाकी हिस्सा भी आना है। वो लंबी बातचीत है बेटे और बेटी की, दोनों को अपने पिता को लेकर अनेक ये बात है। इस खंड में जो प्रथम खंड है इसमें कविता पर सर्वाधिक बातचीत। हालांकि ये देखा जाता है कि गिरिदेव नारायण शाही जी के बारे में एक आलोचक का रूप उनका ज़्यादा होता था, मगर वो पसंदगी का उनका जो रूप था वो कविता का रूप था। वो कविता में रमते थे और कविता में रमते हुए वो बहुत दूर तक जाते थे। और ये कह सकते हैं कि गोपेश्वर जी ने और सदानंद शाही जी ने नौकरी से रिटायरमेंट लिया है, जीवन से नहीं लिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, तो हिरम जी यहाँ बैठे हैं मगर कह देता हूँ, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। तो लगभग उससे इनकार करते हुए सदानंद जी और गोपेश्वर जी इस काम को कर रहे हैं। अस्वस्थ रहते हुए 500 पेज का अंक ले आना, और सदानंद जी जिस तरह से चरे वेदी आप बनारस में इनको बहुत कम देखेंगे, और मन होगा तो भारत से बाहर भी चले जाते हैं कि भाई अभी 15 दिन वो काठमांडू रहकर ये नागालैंड रहकर गया। यानी भारत को देखना, भारत को समझना, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधता को जानना, ये बहुत जरूरी है। मनुष्य का एक जीवन में करता है, वो करते रहते हैं। और एक और बात अकबर इलाहाबादी ने कही है कि अपनी तो बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता। तो ये जो अलीगढ़ वाले सैयद साहब थे उनके बारे में अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्योंकि उसकी बहुत आलोचना वो करते थे। फिर उन्होंने ये किया कि अकबर इलाहाबादी का ट्रांसफ़र अलीगढ़ करा दिया अंग्रेजों से कह करके। और जब वहाँ वो गए तब उन्होंने देखा कि वो तो बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के, मुस्लिम सोसाइटी को लेकर के, मुस्लिम नवजागरण का पूरा अभियान चलाएंगे।
तब उन्होंने ये बात कही कि अपनी तो बातें बातें हैं, सैयद काम करता। तो लगभग ये बात है। और इसमें सदानंद जी का पूर्व संपादकीय देखने लायक, बहुत कम में बहुत विचारों तेजक, और उसमें एक त्रयी दिखाई देती है या दो त्रयी दिखाई देती है मुझे, जो मैंने देखी। एक त्रयी वो है जो विजय देवराय नायक शाही बुद्ध, कबीर और गांधी से ग्रहण करते हैं। बुद्ध, कबीर और गांधी की प्रतिध्वनियां उनकी आलोचना में और उनकी कविताओं में मिलती है। एक त्रयी ये दिखाई देती है। दूसरी त्रयी जो है वो नरेंद्र देव, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, लोहिया और जेपी की त्रयी दिखाई देती। और ये परंपरा से प्राप्त और अपने बुजुर्ग पीढ़ी से प्राप्त दोनों त्रयी से वो जो बात कहते हैं वो ये है कि एक त्रयी वो बनाते हैं सत्य, साहस और संवाद। ये सत्य, साहस और संवाद की त्रयी उनकी कविता और आलोचना से ओझल नहीं होती। ये जो निर्भयता है और शाही जी ने ये बात कही है कि दरअसल वो कबीर चौरा मोहल्ले के लेखक थे। और मुझे याद आता है कि नामवर जी ने जब 90 के नामवर हुए तो दिल्ली में ये कहा था कि मैं कबीर के मोहल्ले से आता, लोलार कुंड और कबीर को याद करते हुए उन्होंने बनारस को याद किया। तो ये बात कहते हैं। और ठिया जो बनाते हैं वो कहते हैं सदानंद जी अपने पूर्व संपादकीय में कि सत्य, साहस और संवाद का ठिया, और ये ठिया वो टिके रहते हैं। अभी अमता जी ने बात की कि 1966 में आए मछली घर से उनकी एक मुकम्मल कवि की पहचान हमारे सामने आ गई। तीसरा सप्तक में वो आ चुके थे, उनका आत्मवक्तव्य आ चुका था, उन्होंने जो शील निर्धारित किए थे उनकी चर्चा उसमें हो चुकी थी। मगर मछली घर से साखी तक की कविता किया, और कविता में बड़ा मुंह छोटी बात में एक पंक्ति है उनकी कि साथियों इतिहास का संदेश है बहुजन हिताय, और बुद्ध की स्पष्ट उपस्थिति वहाँ दिखती है हमें। एक कविता भी सिद्धार्थ और छंदर नाम से उनकी है, सिद्धार्थ उनके बेटे का भी नाम। तो लगातार बुद्ध से मुखातिब हैं, वो कबीर से मुखातिब हैं, वो गांधी से मुखातिब हैं, और वो बुद्ध से लेकर गांधी तक की जो निर्भयता है वो निर्भयता उनके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है। एक और बात है जिसमें मुझे कबीर और टैगोर फिर याद आते हैं उनकी पंक्ति में। वो कहते हैं एक कविता में कि भरी सभा में एक ही सवाल है, मेरे साथ कौन आता है। कबीर को याद करिए, जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। या टैगोर को आप याद कर सकते हैं, एकला चलो। तो ये साहस उनमें था, वो एक्टिविज्म हो, चाहे भदोही का बुनकरों का आंदोलन हो जिसमें साइकिल से जा जाके वो संपर्क करते हैं। ये बात भी है कि सत्य की डोर वो नहीं छोड़ते अपने कर्म में, आलोचना में और कर्म में। ये बात कृष्णाकुलता उनकी कविता में लगातार है, ये आलोचना की उनकी खास विशेषता है। उनकी जो पूरी एक मुकम्मल छवि बनती है वो छवि एक बहस करता हुआ आदमी की बनती है। और इस बहस करते हुए आदमी को अगर देखना चाहें तो 6वां दशक को हमें देखना चाहिए। 6वां दशक उनकी जो पुस्तक है, और मैं कह रहा हूँ उसमें आपकी सहमति नहीं भी हो सकती है, मगर 6वां दशक और नामवर जी की इतिहास और आलोचना दोनों पुस्तकों को एक साथ रखकर पढ़ना चाहिए। 6वें और 7वें दशक की जितनी साहित्य की बहसें हैं, ये बहसें शाही जी के यहाँ और नामवर जी के यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आज़ादी के ठीक बाद हम किस तरह से बहस कर रहे थे और किन मुद्दों को लेकर के हम अपनी बहस कर रहे थे। इसलिए एक और 1970 में उनकी पुस्तक पत्नी कंचन लता के संपादन में आती है, जिसका शीर्षक है साहित्य क्यों। और उस साहित्य क्यों में वो लगातार इस बहस को आप देखिए कि प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य में 36 में उठा चुके हैं। पूरे प्रगतिशील आंदोलन में साहित्य किसके लिए, ये सवाल है, वस्तु और रूप का सवाल, पक्षधरता का सवाल है। मुक्तिबोध कहते हैं तय करो किस ओर हो, या पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, उसकी एक डोर पकड़ के साहित्य क्यों,
ये साहित्यकार और साहित्य की दोनों भूमिका को वो एक साथ मानते हैं और कहते हैं कि जो साहित्य की भूमिका है वो साहित्यकार की भूमिका है। साहित्यकार ये काम करे कि वो कमरे में बंद करके सिर्फ रचना लिखे, कविता करे, इससे बदलाव संभव नहीं है। उसको एक्टिविज्म में आना चाहिए और वो पूरी एक परंपरा है, राहुल सांगतायन से लेके नागार्जुन से लेकर के रेणु की परंपरा है, जो साहित्यकार होने के साथ एक एक्टिविज्म की परंपरा, उससे शाही अपना सम्मान जोड़ते हैं। और इसी में संयुक्त मोर्चा, ए हाउस डिवाइडेड, इन सब की बहसों को आप देख सकते हैं कि शाही जी उन बहसों में इन्वॉल्व होते हैं। ये बात भी है कि बनारस की फकीरी और इलाहाबाद की बौद्धिकता का सहमेल, ये सदानंद जी ने इस बात को बहुत अच्छे से पूर्व संपादकीय में अपना कहा है। तो कुछ ये बातें थी जो एक प्रस्ताव के रूप में, प्रस्तावना के रूप में रखनी थी। एक अंतिम बात कि उनका अंतिम व्याख्यान 1982 में हुआ था, 11 अक्टूबर, गांधी संग्रहालय पटना में। जगदीश गुप्त जी की सहायता से उनका एक राजगृह में और एक राजगीर और पटना के दोनों अंतिम व्याख्यान उनकी एक पुस्तक में संकलित है, जिसका नाम है लोकतंत्र की कसौटी। या अगर हम कहें कि लोकतंत्र का कोई हमको पता बता दे, किससे पूछूं, नानी से या मौसी रानी से, ये खोता हुआ लोकतंत्र, लोकतंत्र की कसौटियों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उस अंतिम व्याख्यान में लगभग यहाँ के जो आपका हिंदुस्तानी एकेडमी की जो बैठक थी, वैसे गांधी संग्रहालय में वो भाषण दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पालथी लगाए सामने बैठे हैं और नोट्स ले रहे हैं विजय देवराय शाही के व्याख्यान। तो ये उनका एक जो वक्ता का तरीका था। और यहाँ जो लोग बैठे हैं जानते हैं कि हिंदुस्तानी एकेडमी में तमाम ऐसे अवसर हैं जब नामवर सिंह हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, विजय शाही जी हैं। अब हमारी अध्यक्ष महोदया को जाना 5 मिनट लेट, जायसी पुस्तक का मैं जिक्र कर दूँ कि एक सूफीवाद से निकाल कर एक संपूर्ण कवि के रूप में स्थापित करने वाले जायसी को विजय देवराय शाही है। और वो आलोचना में एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसको देखा जा सकता है। बस इतनी ही बातें आपके लिए, आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत